हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस मेंस 2024 का पेपर बीत चुका है। बहुत सारे लोग यूपीएससी के पेपर दे रहे होंगे, उनके भी मेंस के पेपर अभी शेड्यूल जारी हो चुके हैं। और जो 2024 का पेपर यूपी पीसीएस का बीता मेंस का, उससे हमें क्या सीख मिलती है, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 6 सालों में हुए थे उससे कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, साथ ही साथ आगे के लिए 2025 के लिए क्या उसका हमारा रणनीति हो, और इस बार के पेपर में क्या जो है यूपी पीसीएस के मेंस में हमें क्लू निकल कर आ रहा है पेपर वाइज। सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, आपके लिए एक बेहतरीन एनालिसिस लेकर आया हूँ कि आगे की रणनीति क्या हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे इस्तेमाल किया जाए यूपी पीसीएस के मेंस की तैयारी में। और लगातार जो 4 दिन पेपर होते हैं जो काफ़ी टफ है, अब तो समझ लीजिए यूपी पीसीएस में सारे जो चैलेंजेस हैं वो एक तरह से यूपीएससी के बराबर ही हो चुके हैं, क्योंकि अब लेवल भी क्वेश्चंस के बढ़ गए हैं। तमाम जो डिमांड्स हैं जो क्वेश्चंस के, उसको 3 घंटे में पूरी कर पाना और लगातार 4 दिन पेपर लिखना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या करें, कैसे रणनीति बनाएं, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। 2025 के लिए जो यूपी पीसीएस मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। समझ लीजिए, आपको रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के साथ ही मैं आपको एकदम ट्रू जो स्टूडेंट चैलेंजेस होते हैं वो कोचिंग वाले नहीं बता सकते। कोचिंग वाले सिर्फ आपको जो है कंटेंट और तमाम चीज़ें, जो लोग मेंस में बैठते हैं, इस बार भी जो लोग मेंस दिए थे सबके सामने ये चैलेंजेस आए थे, कॉमन चैलेंजेस हैं। इसलिए इसको आप वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी 2025 में जो लोग मेंस देंगे। देखो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स आप निकल लोगे, ठीक है, लेकिन आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेंस का। मेंस का चैलेंज इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि आप देखो 4 दिन में 8 पेपर आपको देने हैं, 8 अलग अलग वास्ट सिलेबस है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस को पूरा कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी मेरे पास मैसेज आए, कमेंट आए कि पेपर ही छूट गए थे। ठीक है, सच बात है, पेपर लेंदी था, पेपर वास्तव में लेंदी था और कुछ पेपर्स आसान थे। देखेंगे, हम लोग बात करेंगे कंप्रेहेंसिव रूप से। पहला पेपर है जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी को आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो जनरल हिंदी में पहला क्वेश्चन था वो गद्यांश का था। गद्यांश में हर साल एक गद्यांश 2 गद्यांश आते ही हैं, तो इसमें गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखना था, ठीक है। इसी गद्यांश से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और 20 नंबर का एक क्वेश्चन था कि जो रेखांकित पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या करिए। तो आपका जो है ये सारा जो पूरा क्वेश्चंस हैं, इसमें यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत एक बड़ा हेल्प देते हैं कि इसको आप सॉल्व करके जाओगे तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। होता क्या है कि एक तरीका होता है कैसे चीज़ों के जल्दी से एनालिसिस करना है, आई कैचिंग स्टेटमेंट्स कैसे लिखनी है और तमाम चीज़ें जो हैं इसमें लिखना होता है। तो वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से आएगी। गद्यांश का दूसरा था, उसमें उचित शीर्षक लिखिए, स्पर्धा और सहयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए और संक्षेपण लिखना था 1/3 शब्दों में। आसान था, बिल्कुल आसान था। इसके साथ ही जो है, अब जो लोग बहुत परेशान होते हैं, सरकारी पद, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, ठीक है, कार्यालय छाप, तो गैप जो, तो तमाम चीज़ें जो हैं ये जो नोटिफिकेशन वगैरह आती है, तो इस तरह से यहाँ पे 2 क्वेश्चन था यूपी डीजीपी की ओर से। एसपी को लिखना था, क जिला के एसपी को, ठीक है। तो यहाँ पे अपराध जो भी जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई का निर्देश, यहाँ पे ध्यान देना है। क जिला पुलिस समस्त, बहुत सारे लोग गलती किए हुए हैं, मैंने देखा है, मैंने पूछा है, मैंने बातचीत की है, 2-4 लोगों से बातचीत की। क जिला पुलिस अधीक्षक को लिखना था, ठीक है, उसका नाम था क, मतलब अवसर से क। बहुत सारे लोग समस्त पुलिस अधीक्षक लिख चुके हैं, तो ये प्रारूप गलत है, उन लोगों का प्रारूप गलत हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे ध्यान देना है कि एक शब्द का, एक चीज़ों का प्रारूप आपका सही रहेगा। थोड़ी सी ध्यान दे के पढ़ना था, तो कई लोगों ने गलती की थी, इसलिए जो है मैं इसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। इसके साथ ही उप सचिव गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र लिखना था, ताकि यहाँ पे जो प्रसूति पूर्व जो भ्रूण लिंग परीक्षण है उस पर बैन लगाने की बात थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल करने की यहाँ पे बातें थी। तो इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो पूर्व ये विलोम शब्द था, यानी कि विलोम शब्दों में पूरा जो है ये विलोम शब्द लगभग अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कब करके जाओगे यूपी पीसीएस के मेंस के, जो एक बुकलेट आती है घटना चक्र वगैरह तमाम की, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल इजी थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही थे लगभग, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यूपी पीसीएस हिंदी में लगभग सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। उपसर्गों का, प्रत्ययों का भी पृथक करना था, आसान था। एक शब्द लिखना था, ठीक है, कहीं से लौट कर आया हो, फिर जन्म भूमि छोड़ के विदेश में, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई इसमें नया चीज़ नहीं है। शुद्ध करना था, ठीक है, वाक्यों को, तो ये सारी चीज़ आसान है। वर्तनी को शुद्धिकरण था, ये भी सही है, ये भी कोई बहुत टफ नहीं था। इसके साथ ही यहाँ पे 30 नंबर का जो पेपर आता है, 30 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें
मुहावरे और लोकोक्तियाँ का अर्थ लिखना था और इनका वाक्य में प्रयोग करना था। बिल्कुल आराम से आप चाहो तो इसको कर सकते थे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जो आपने पढ़ा ना हो। ऐसे में पेपर को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो यूपीपीसीएस मेंस में जनरल हिंदी जो पहला पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जा रही थी। उसको सॉल्व करके प्रीवियस ईयर को जाओगे आप आराम से, बिल्कुल आसान से कर लोगे, यानी ईजी टू मीडियम में आप इसको कह सकते हो यूपीपीसीएस का हिंदी का पेपर। अब आते हैं हम लोग एस्से में। एस्से में यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया कि ईजी टू एकदम बिल्कुल ईजी था एस्से। रिपीटेड ट्रेडिशंस जो होती हैं, थीम्स हैं, वही आई हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे एस्से का, तो एस्से का आप देखो 700 शब्दों में लिखना होता है, 50 अंक होते हैं एक एस्से के लिए। तो ये देखो आप पहला टॉपिक है, उसमें राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव, ये एस्से था, ये नॉर्मल एस्से है। न्यू वुमन की कल्पना, मानव मूल्य और साहित्य पे एक आता ही है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, लगभग रिपीटेड हैं, और ये मैंने इस पे लिखा था। इसके साथ ही एआई बिल्कुल एकदम प्रेडिक्टेड ये एस्से था कि एआई पे एक एस्से आएगा। संभावनाएं, चुनौतियां, आसान एकदम। स्टार्टअप, भारत का भविष्य। कृषि में एक कृषि पे तो एग्रीकल्चर पे एक एस्से हर साल आता ही आता है, वो टॉपिक भी मेंशन है सिलेबस में। तो ऐसे में कृषि में तकनीकी नवाचार सतत विकास एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स था। बहुत सारे लोगों ने इस पे लिखा, मैंने भी इसी पे ही लिखा है शायद, हाँ इसी पे लिखा है। इसके साथ ही जो है सेक्शन सी में एक जो है फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस पे आता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत की बढ़ती लोकप्रियता। फिर एक बिल्कुल आसान सा एस्से ग्लोबल वार्मिंग, मतलब आप समझो कि ये भविष्य के लिए संकट, एकदम ईजी वाले एस्से। ये आप ऐसे ही समझ लोगे कि ये मतलब नॉर्मली आपने पढ़ा होगा इसको, मतलब आपके सामने कितनी बार गुजरी होंगी ये सारी चीज़ें। भारतीय अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया, ये तीसरा एस्से था। तो एस्से तो बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था पहला दिन का पेपर। हाँ, इस बार का जो पेपर था, अब इस बार जो मेंस दे रहे थे वो देखे होंगे, दो चीज़ें थी। पेपर का जो साइज़ था, मैंने कॉपी की जो साइज़ थी मिली थी जिस पर लिखना था, थोड़ी छोटी थी। पेपर क्वालिटी भी लो थी। V7 पेन से जो लोग लिख रहे थे उनके जो है, मतलब खुद भी मैं लिख रहा था, लेकिन फिर देखा कि यार उसके पीछे जो है ना उसका छाप उभर रहा है, बिंदी, तो वो थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा था। और ये हिंदी में बड़ा मैटर करता है, थोड़ा सा बिंदी इधर उधर हुआ वो तुरंत काटते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्टली कॉपियाँ चेक होती हैं हिंदी और एस्से की, ठीक है। तो इस पर बहुत ध्यान देना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डॉट पेन से लिखा था, और ज़्यादा लंबा लिखना नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ से उसको लिखा, बाल पॉइंट एकदम पॉइंट से इसी से लिखा। और इसके साथ ही V7 को मैंने यूज़ नहीं किया इस पेपर में, क्योंकि पेपर क्वालिटी बहुत लो थी। तो ध्यान देना, अगले साल भी शायद ऐसे ही हो। लेकिन अब आते हैं असली पेपर्स पे, जो GS1 से है। यहाँ पे पेपर की क्वालिटी भी, तो बहुत सारे लोग जो इस बार नए थे वो लोग खुश हो चुके थे, अरे यार पेपर बहुत छोटा आ रहा है, साइज मतलब उसके लिए कॉपी लिखने की, ठीक है, कॉपी की साइज़ छोटी है, पेज भी छोटा है, तो बड़ा मज़ा आएगा लिखने में इससे में। लेकिन अगले दिन है जो पेपर क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई, और पेपर का साइज़ जो है कॉपी का जो लिखने वाला है आंसर्स, वो काफ़ी बड़ा हो गया था, थोड़ा मतलब जो नॉर्मली यूजुअली होता है, ठीक है, जगह स्पेस थी। सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है ना फ्रेंड्स, कि इसके लिए 8 नंबर के लिए यहाँ पे 2 पेज मिलते हैं, और 12 नंबर के लिए आपको जो यहाँ पे 3 पेज मिलते हैं, ठीक है। तो और सवाल जो है वो चीज़ समझो आप। देखो ये पहला टॉपिक है आपका, पहला GS है। इसमें पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा। पोस्ट इंडिपेंडेंस पे सवाल एक पूछा गया है कि क्या चुनौतियाँ हैं स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष। एक है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन 8 नंबर में, नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, ठीक है, एक सवाल है। इसके साथ ही भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। इंडियन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सिलेबस से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हैं, ठीक है। इस वाले पेपर में भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों का योगदान, प्रीवियस ईयर में भी महिला संगठन पर सवाल पूछा गया है और सिलेबस में भी दिया गया है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, ईजी, एकदम ईजी सिलेबस। मनुष्य के लिए महासागरों का उपयोग क्या है, महासागरों पे एक बार सवाल और पूछा हुआ है, हिंद महासागर पे भी एक बार सवाल पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आसान सवाल था ये, ठीक है। जलवायु, मृदा और वनस्पति के अंतर संबंध को स्पष्ट करना था। इंटर रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन, आसान से सवाल हैं। यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ज्योग्राफी को लगा लेना, यूपीएससी के लगाओगे, बिल्कुल कई बार ये सारी चीज़ें जिक्र हुई हैं, और बिल्कुल आसान है। स्मार्ट सिटी सिलेबस का पॉइंट है, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। भूकंपों का क्षेत्रों पर टिप्पणी करनी थी, एनसीईआरटी का सवाल है, सिलेबस का सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसमें कोई मतलब इसमें ऐसा कुछ भी था नहीं जो आपको टफ लगा। हाँ, एक चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली है कि इस वाले पेपर में बहुत सारे लोगों के नंबर कम आते हैं। कारण क्या है, देखो, भूकंपीय क्षेत्रों पे टिप्पणी कीजिए,
आसान सा सवाल है, देखने में वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ जो भी बच्चा डाइवर्सिफाई थोड़ा सा किया होगा, थोड़े से अपने आयाम को बढ़ाया होगा लिखने का, ठीक है, थोड़ा सा अपने आंसर राइटिंग में उसने डायग्राम, फ्लो चार्ट या फिर जो है उसने डाइवर्सिफाई करके लिखा होगा, उसको नंबर मिलेंगे। यहाँ क्या है कि लोग जो है सीधे क्या है उसकी विशेषता बताइए तो विशेषता पे वर्णन करके छोड़ दे रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। विशेषता तो कुछ थोड़ी सी चुनौतियाँ या फिर सरकार के प्रयास या फिर आगे गिरा कुछ, तो थोड़ा सा उसको आप डाइवर्सिफाई करो। इससे क्या होगा कि आपके नंबर अब गेन होंगे, वो नंबर जो कटेंगे नहीं वहाँ पे, ठीक है। दूसरा टॉप जो आपका सेक्शन भी 12 नंबर में आ रहा था, फ्रांस की क्रांति प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी, टिप्पणी कीजिए। और ये फ्रांस की क्रांति पे सवाल पूछा जा चुका है कई बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित करना था, ठीक है, डेवलपमेंट, ये भी आसान क्वेश्चन है। संगमकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी 2 दिन उसके जब मेंस का पेपर था उसके पहले ही मैंने अपने दोस्तों से बातचीत थोड़ी, जो लोग मेंस दे रहे थे, तो बातचीत में मैंने कहा था कि संगम काल पे एक सवाल पूछेगा। और हम लोगों ने जैसे कि एक प्रेडिक्शन ये की थी कि एक बार बौद्ध साहित्य पे सवाल पूछ चुका है, ठीक है, वैदिक साहित्य पे सवाल पूछ चुका है, ठीक है, तो हो सकता है जैन पूछे या फिर संगम साहित्य पूछे। ये 2 प्रेडिक्शंस थे हम लोगों के, ठीक है। एकदम उम्मीद था कि जैन या फिर जो है आपका संगम साहित्य, लेकिन संगम साहित्य न पूछ के संगमकालीन संस्कृति पूछा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगम साहित्य जब हम लोग पढ़ते हैं, संगम काल को पूरा पढ़ा हम लोगों ने। तो ऐसे प्रेडिक्शंस आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो, सिलेबस को देखते हो, तो सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब देखोगे तो उसके आगे क्या पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। भारतीय समाज अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गरीबी के कारण और परिणाम, ये भी सिलेबस से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्षेत्रवाद बढ़ता हुआ किस प्रकार, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, हाल के करंट जो सिचुएशंस हैं इस पर भी आप लिख सकते थे, करंट अफेयर से जोड़ के। जैसे मराठा विवाद है, तमिल विवाद चल रहा है, ठीक है, तो 3 भाषा फार्मूला वाला सब विवाद चल रहे हैं, इस पे आप लिख सकते थे। जनसंख्या विस्फोट भारत के सम्यक विकास में चुनौती है, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट पे सवाल यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, 2 से 3 बार आ चुका है। इस बार उसने भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट से जोड़ करके उसको जो है पूछा था। स्मार्ट ग्राम की अवधारणा सिलेबस का पॉइंट है। स्मार्ट ग्राम की विशेषताएं, आसान सवाल है। वन और जलों स्रोतों के जैविक विविधता का संरक्षण जो है वो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। इसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, उसको स्पष्ट करना था, ठीक है। सुनामी की विशेषताओं, कारणों और प्रभावों का 100 उदाहरण विवेचन प्रस्तुत कीजिए। आसान सा सवाल था बिल्कुल, मतलब 1 लाइनर चीज़ें थी और ये पेपर वास्तव में आसान था। यानी आप कह सकते हो कि GS1 जो था वो डुएबल था, क्वेश्चंस और लैंग्वेज जो थे वो सिंपल थे। इसमें जो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई किया होगा, मैप डायग्राम वगैरह का यूज किया होगा, वो थोड़ा सा जो है उसमें नंबर एज करेगा, ठीक है। ये चीज़ें GS2 PYQ, हाँ, इस वाले पेपर में एक चीज़ था कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप UPSC में सवाल इग्नोर करके जा सकते हो, नहीं आते हैं, लेकिन UPPCS में वर्ल्ड हिस्ट्री से 20 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के जानी पड़ती है। ये चीज़ को आपको नोट करना। पोस्ट इंडिपेंडेंट से एक सवाल पूछ चुका है इस बार भी, ठीक है। GS2 आप चलते हैं हम लोग, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ढेर सारे सवाल थे। मैंने देखा कि लगभग अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाते हो, उस कंटेंट को तैयार किए रहते हो, मॉडल आंसर बनाए रहते हो, तो 13 से 14 प्रश्न आप आराम से लिख सकते थे, बिल्कुल ईजी, मतलब 14 प्रश्न आप आराम से। हाँ, कॉन्सेप्चुअल था, डिमांड इसमें इंक्रीज की गई थी, जैसे कि मालदीव वगैरह के क्वेश्चंस हैं, देखेंगे इसका लेवल जो है मीडियम टू टफ था। तो GS2 को देखते हैं हम लोग। GS2 में संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, फैक्चुअल क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे यही क्वेश्चन से भूलना स्टार्ट कर दिया था। मैं कहता हूँ ना कि ये जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, वो अलग होता है, वो आप घर पे बैठ के उसको नहीं आप फील कर सकते। सब कुछ पढ़े हुए हो, सब कुछ जानते हो, और वहाँ पे ऑन द स्पॉट 7 मिनट में 2 पेज लिखना है, रिलेवेंट कंटेंट लिखना है, और उसके बाद आगे भी बढ़ना है, और 20 क्वेश्चंस को 3 घंटे में कंप्लीट करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिया, फिर मैं यहाँ से शुरू किया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। विकास में नीति आयोग की भूमिका, राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ, UPPCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है, मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे जब पॉइंट, और ये सब सारे पॉइंट्स पता है, ये जो मैंने लिख रखा है ये क्या है,
कि जब आप पेपर मिलता है, जो लोग मेंस दिए होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं दिए हैं उनको थोड़ा सा बता दूं, जो पहली बार दे रहे वाले हैं, देंगे या फिर देने वाले हैं तो प्रीलिम्स के बाद, तो उनके लिए क्या बता दूं कि 5 मिनट पहले आपको कॉपी मिलती है। सबकी कॉपी अपनी सेपरेट एक प्लास्टिक जो होती है उस पर फैली होती है, उसमें पैक होती है, सबकी अपनी अपनी। सबको 5 मिनट पहले कॉपी दे दी जाएगी, 5 से 6 मिनट पहले कॉपी आप फाड़ोगे। उसमें से वहाँ पे आपको जो है पीछे पेपर जो सील होता है ना, उसमें चिपका होता है क्वेश्चन पेपर, और कॉपी जो होती है वो 60 पेज की होती है, 60-62 पेज की टोटल। और वहाँ पे पहले ऊपर क्या करना आता है, 5 मिनट में आपको जल्दी से जो है रोल नंबर भरना है। रोल नंबर भरने के बाद सीधे जो है आपको डेट और एग्ज़ाम, फिर आपका सब्जेक्ट और डेट, इसके साथ ही जो है उस पर कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल स्पष्ट था। इस बार पेनाल्टी कटेगी अगर जो लोग लिखेंगे, या कॉपी चेक नहीं होगी, या स्पष्ट निर्देश थे। तो ये इस पर आप इतना काम करें तो आपके पास समय बचता है कम से कम 4 मिनट, 3-4 मिनट में जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा पॉइंट याद आ रहे हैं उसको वहाँ पे हल्का हल्के नोट कर लो, ताकि जो है आप आराम से उसको जो है इजी तरीके से आप पॉइंट्स आपको याद आ जाएं, और जब आप क्वेश्चंस को लिखने जाओ तो ठीक है। तो ये बातें थी। गरीबी उन्मूलन के लिए पीडीएस प्रणाली के योगदान की बात की गई थी। सार्वजनिक वितरण के योगदान की समीक्षा करनी थी, या ध्यान देना समीक्षा करनी थी। शब्द को ध्यान दो, ये पुछल्ले शब्द हैं ये, और इसके क्वेश्चंस आप आंसर्स कैसे लिखोगे इसकी बहुत बड़ी भूमिका इन शब्दों की है। ग्रामीण विकास में सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, कैसे जो है क्या भूमिका उनकी है, ये सवाल पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारतीय प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की भूमिका, नागरिक समाज पे, सिविल सोसाइटी पे सवाल पूछा हुआ था, लेकिन भारतीय प्रशासनिक विकास से पूछा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग लीक से हट गया था वहाँ से, ठीक है। भारत मालदीव संबंध परस्पर हितों से जुड़े हैं। अब सोचो, भारत नेपाल पूछता था, भारत बांग्लादेश पूछता था, भारत पाकिस्तान, भारत वो अफगानिस्तान भी इस म्यांमार, तमाम ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि भारत से लगे हुए, लेकिन यहाँ पे दायरा बढ़ा रहा है, यानी कि भारत मालदीव संबंध पूछे गए थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही, मैं कहूँ वाहियात ही कह लो अब एक तरह से, लेकिन ये जब सवाल पूछा गया तो WHO की संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फंडिंग लिखनी थी, डिस्क्राइब करनी थी। फंडिंग मतलब ऐसे यूं ही बम्पर क्वेश्चन था ये, तो बहुत सारे लोगों को परेशान भी किया, ठीक है, लेकिन मैनेजेबल था, आदमी कर सकता था, इसको लिख सकते थे हम लोग। तो इसमें वही है कि मैनेज करना पड़ता है, सब चीज़ें आप याद नहीं कर सकते, सब कुछ आपको आता नहीं है सब, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप जब इतना तैयारी करके जाते हो, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई रहती है कि आप कुछ ना कुछ मैनेज कर ले जाते हो, अच्छा नंबर इसमें गेन कर सकता है आदमी, ठीक है। लेकिन हाँ, दायरा बढ़ा रहा है। संगठन में सोचो, WHO WTO पूछो, UN पूछा, समझ में आता है, लेकिन यार ये मतलब IMF पूछ रहा, ये सीधे जो है WHO का फंडिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है साउथ ईस्ट एशिया, एक तो ईस्ट एशिया समझ में आता है, आप समझो वेस्ट एशिया। अब दायरा बढ़ा रहा है, कैसे दायरा बढ़ा कि साउथ ईस्ट एशिया में रीजनल पॉलिसी भारत की क्या है, यानी हमें अब जो है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और इस तरह से जो है वेस्टर्न पूरा जो पार्ट है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, ये सारे चीज़ों को, डायमेंशंस को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हमें जो है वर्ल्ड ऑर्डर के सारे स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा। भारत की जो पॉलिसीज़ हैं सब, मतलब आगे के लिए क्या करना है वो चीज़ आप समझो। आगे के लिए हमें करना ये है कि हमें जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के जो दायरा है, जो सीमित दायरा था अब तक 2023 तक दायरा सीमित था, इस बार दायरा को बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़े से डीपर कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी होगा, ये हमें लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी कि इस कथन का विश्लेषण कीजिए कि राज्य विधान मंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ के रूप में देखा जाता है। एनालाइज द स्टेटमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑफन सीन एज द वॉइस ऑफ द स्टेट विद इन द इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। तो सवाल अब यहाँ पे देखो, आप 12 नंबर के सवाल लग रहे हैं कि 12 नंबर के सवाल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपका दायरा बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे सवाल है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उसकी संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया के निहितार्थ क्या हैं। तो ये सवाल जो है आपका करंट अफेयर से था सवाल, जैसे कि पिछली बार जो संशोधन हुए थे, ठीक है, तो नियुक्ति प्रक्रिया के जो इसमें, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना था। लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान की तुलना अन्य आधुनिक संविधानों से कैसे की जा सकती है। सिलेबस का तो है पॉइंट, लेकिन यहाँ किसी स्पेसिफिक संविधान से पूछा नहीं है। पूछा किस में है, रेफरेंस में, लचीलेपन और कठोरता के संबंध में अन्य आधुनिक संविधान,
ठीक है। तो आपको इसमें मल्टी डायमेंशन अप्रोच अपनाकर बहुत सारे संविधानों से जो है उसमें तुलना करनी थी, ठीक है। तो ये क्या है, दायरा सीमित नहीं है बल्कि दायरा को बढ़ा रहा है, आपके कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये चीज़ को समझो। रीजनल जो आपका डिसपैरिटीज़ हैं, असमानताएं, इसको दूर करने में वित्त आयोग की भूमिका कैसे क्या निभा सकता है। वित्त आयोग पर सवाल कई बार पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो एक्स्ट्रा उसने की थी कि इसने अब तक क्या उपाय किए हैं, यानी दो क्वेश्चन इसमें इंटीग्रेट कर रहा था, ठीक है। अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे समझो कि एक आम आंसर जो अति संवेदनशील के लिए आप लिख दोगे, लेकिन यहाँ पे समझो जो व्यक्ति SC ST OBC EWS वीमेन, ठीक है, LBG जो यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं यार, LGBTQ समुदाय जो है वो, इसके बाद दिव्यांग, ठीक है। इस तरह से जो कैटेगरी बना के कैटेगराइज करके अब ये वनरेबल सेक्शन से, महिलाएं वनरेबल सेक्शन से, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, LGBTQ समुदाय है, इस तरह से आपका जो है दिव्यांग हैं, SC STs हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, EWS हैं। तो ये क्या है, अति संवेदनशील वर्ग है, उसके लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन है। तो उसको सेपरेट करके जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसके क्रियान्वयन में क्या दो तीन पॉइंट अगर लिखते जाओगे तब का पूरा पेज भी भर जाएगा, और क्या चुनौतियों का सामना करना है एक होलिस्टिक तौर पर आप उसका क्लू निकाल सकते हो। तो इस तरह से जो आंसर्स लिखे होंगे वो थोड़ा सा अच्छा उसमें नंबर फेच करेंगे। नई आर्थिक नीति से देश का श्रमिक वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है, स्पष्ट कीजिए। सवाल जो था वो नई आर्थिक नीति से पूछा हुआ था, किस पे, श्रमिक वर्ग पे, ठीक है। क्या कैसे प्रभावित हुए थे, इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, ठीक है। इसमें एक नया जो नए जो अवधारणा गिग वर्कर्स की है उसको भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। गिग वर्कर्स से चुनौतियाँ क्या हैं, श्रमिक वर्ग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो श्रमिक वर्ग है उसको क्या समस्याएं हैं, तमाम चीज़ों पे यहाँ पे व्याख्या करनी थी, स्पष्ट करना था उसको, ठीक है। 2014 के बाद भूख और गरीबी पर भारत की प्रगति क्या है, तो वही आपके जो नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की इंडेक्स की रिपोर्ट थी वो, इसके साथ ही भूख पे जो है रिपोर्ट है, FAO की रिपोर्ट्स है। तो इस पर व्याख्या करनी थी, भारत की जो प्रोग्रेस ट्रैक करना था। यहाँ पे करंट अफेयर से जोड़कर लिखने का स्कोप आराम से था। अब आते हैं हम लोग जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे सवाल पूछे गए हैं वो समझो आप, कि भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए। तो भारत और बांग्लादेश के जो विवाद है उसके मुद्दे पर सवाल पूछा है, और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। तो ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल था जो हाल फिलहाल में विवाद चल रहे थे। एक इसमें डायमेंशन ये ऐड करना था कि सुधार के लिए हमें क्या सुझाव देना है, और ये सुझाव जो होने चाहिए थे रिलेवेंट टू द पॉइंट क्रिस्प होने चाहिए थे, ठीक है। क्योंकि जो है ये आपके पास पेज भी तो होना चाहिए ना, कि आप 3 पेज लिख रहे हो, सारे चीज़ों को कवर कर पाओ, फिर उसको विद इन टाइम 12 मिनट, ये नहीं देखना कि 3 पेज लिखना है तो खूब भर दें उसको, पता चले 20 मिनट ले लें उसी में, तो ऐसे ही बाहर हो जाओगे आप। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के क्या परिणाम है, देखो दायरा कहाँ जा रहा है, इजराइल फिलिस्तीन पे जा रहा है उधर, ठीक है। भारत को इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए भारत को, ठीक है। तो वो आप जो तमाम चीज़ें, जैसे आर्थिक चुनौतियाँ होंगी, भू राजनीतिक हैं, कूटनीतिक चुनौतियाँ हैं, फिर इस तरह से जो है आपका सैन्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ हैं, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से फिर कैसे जो है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिज्म है वो कैसे बढ़ेगा, फिर वो POK में हमास वाले जो आए थे, फिर वहाँ से जो पहलगाम अटैक हुआ, फिर आपका जो हूती अटैक हो रहा है तेल टैंकर्स का, आर्थिक परिणाम जो हमारे सामने हैं, इसको सप्लाई चेन बाधाएं, तमाम चीज़ों पे लिखना था। बहुत बेहतरीन आपके पास मौका था इसको अपने आप को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो इस तरह से आप आते हैं, UN का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उद्देश्य में विफल रहा है UN, उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। UN, तो UN पे सवाल पूछा गया था, UNO पे, तो बहुत अधिक आपके पास एग्जांपल्स थे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने में, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते थे इजराइल का, फिलिस्तीन का, इजराइल का ईरान का, इजराइल सीरिया और जो अन्य मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में विवाद है, नागोर्नो कराबाख और अर्मेनिया अजरबैजान वाला जो है ये एरिया था। फिर इसके साथ आप देखो तो रूस यूक्रेन का विवाद है ही, चाइना का दक्षिण चीन सागर में किस प्रकार से जो है बार बार अन्य देशों को जो है मतलब हड़काना, फिर उसके बाद वहाँ पे उसका डोमिनेंस का, तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह से जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, फिर WHO किस तरह से फेल रहा, तमाम चीज़ें हैं। वैश्विक जब ये दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तो ऐसे एग्जांपल्स ऐसी थी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने में तमाम एग्जांपल्स आपके पास थे, आप वेरिएशन के साथ आप अपने आप को जो है यहाँ पे लिख सकते थे। तो ये चीज़ें थी GS2 का।
यानी कुल मिलाकर के GS2 में अपने आप को दायरा बढ़ाना है। WHO का सवाल था, फिर आपको UN का है, IR का है। IR में आपको जो है थोड़ा सा अपने आप के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सोशल जस्टिस से सवाल पूछ रहा है, सोशल जस्टिस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ढेर सारे सवाल आए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को UPPCS के पिछले जो आप देखो तो उसको 6-7 सालों के उसको आपको लगाने पड़ेगी। 6 साल के प्रीवियस ईयर यानी अब 7 साल के हो चुके हैं, तो सबको सॉल्व करना ज़रूरी है। अब आता है आपका GS3। GS3 का पेपर तो था अगले दिन, GS2 के बाद थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा अपना जो उसमें पेपर है उसने अपने आप को इवॉल्व किया, क्वेश्चंस को उसने दायरा को बढ़ाया, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आपको लिखना पड़ता और तभी क्वेश्चन की डिमांड आपकी पूरी हो पाती, ठीक है। तो GS3 का जो एनालिसिस मैंने किया है वो चीज़ से ये निकल कर सामने आता है कि GS3 टफ था। बहुत सारे लोगों को ये लगा टफ था, मार्क्स ड्रॉप हो रहे थे यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इसका नेचर है पेपर का वो है डायनेमिक। थोड़ा सा उसमें आपको जो है जो पेपर को टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीज़ें भी समस्या हो रही थी। और ऑन द स्पॉट कैसे आप एग्जाम प्रेशर में चीज़ों को भूलते हो, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला में जो अपस्ट्रीम है और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ है, वही मैं भूल गया, मैंने इसको छोड़ रखा। GS2 में भी पहला क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा था, फैक्ट जो वो घबराहट। तो उसके लिए एक उपाय है, मैं जो बताता हूँ, जो 2 चीज़ें मैंने इस बार पेपर में की थी, इस वाले पेपर में, कि मैं क्या कर रहा था, मैं 12 नंबर से शुरुआत कर रहा था, ठीक है, या फिर दूसरे नंबर के सवाल से, ठीक है। अब क्या होता है कि शुरू में आप उतने मतलब ये आप मेंस देने जाओगे तो मैं आपको ये गोल्डन टिप्स दे रहा हूँ। शुरू में आपका दिमाग उतना तेज़ी से काम नहीं करेगा, उतनी तेज़ी से आप एकदम एनर्जेटिक तो रहोगे, लेकिन वो होता है ना कि वो उस फ्लो में आप नहीं रहोगे जिस फ्लो में आपको एकदम 7 मिनट में क्वेश्चन को एक कर पाओ। एक पहला क्वेश्चन करने में आपको यूजुअली 10 मिनट लग जाते हैं, आप टाइम से देखो तो ऐसे में उसका एक उपाय ये है कि आप सीधे 11 नंबर से शुरू करो, ठीक है। 11 नंबर से इसमें आपको 10 मिनट लगेंगे या 12 मिनट लगेंगे, ठीक है। मान लो 12 नहीं 15 मिनट लग गए, तभी भी आपको जो है एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर वाला हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से फिर अगर इसमें 10-12 मिनट लगते हैं 8 नंबर वाले में, तो वो आपके लिए लॉस है, क्योंकि ये क्वेश्चन से सिर्फ 8 नंबर के। तो ये चीज़ समझो कि आपको वहाँ पे 4 नंबर का गेन हो रहा है उसी टाइम पीरियड में। तो 12 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत कर लो, उसके बाद डायरेक्ट जो है जंप कर जाओ इसमें, यहाँ पे चीज़ें फिर आपको याद आने लगेंगी। एक बार आपका दिमाग रिचार्ज हो गया, एक बार चीज़ें जो है आप फ्लो में आ गए, तो फिर आप लिख ले जाओगे। तो इस तरह से फिर बाद में इसको मैंने अटेम्प्ट कर दिया, वो चीज़ें मुझे याद आ गई, लेकिन पहले तुरंत अचानक से मुझे याद ही नहीं आ रहा था, देखा पेपर। तो किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उपायों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बहुत आसान सवाल है, और हाल फिलहाल में जो सरकार की प्रयास थे उसको लिखा गया था। क्या भूदान आंदोलन भारत में भूमि सुधार का एक हिस्सा था? सोचो आप, भूमि सुधार पे सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, लेकिन उसको भूदान आंदोलन से जोड़ के उसको पूछा गया डीपली, एकदम डीप, ठीक है चीज़ें। तो वो उसके प्रमुख प्रभावों की विवेचना भी करनी है, फैक्चुअल थोड़ा सा भी है, ठीक है। नई आर्थिक नीति ने भारत में रोजगार के ढांचे को परिवर्तित किया है, ठीक है। तो सच बात है, ये परिवर्तित किया है, इसमें मूल्यांकन करना था और इसमें मूल्यांकन करना था, फिर इसके बाद प्रभाव को जो थोड़ा सा मतलब वेरिएशन कर सकते थे आप इसमें। तो मूल्यांकन में आपका जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हो सकती थी। भारत जो है जनसंख्या लाभांश की अवस्था से गुजर रहा है, हाल में रिपोर्ट भी आई थी इसकी। इसी परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या से समयुक्त तरीके से निपटने के लिए समयोपयुक्त तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए जाए उसकी विवेचना करनी थी। लंबा सवाल है, 8 नंबर का है, ठीक है। समझो आप बात को, जनसंख्या लाभांश से गुजर रहा है, सच बात है, और ये रिपोर्ट आई हुई है, इस पर आप जो है आप यहाँ पे इसको जिक्र कर सकते थे। देश में बेरोजगारी का रेट क्या है, इसको अभी आप करंट डेटा से अपडेट करके समस्या से गुजर रहा था सरकार जो है किस तरीके से जो उपाय कर रही है उस तरह से निपटने के लिए। तो आप सरकार ने जिस प्रकार जो पॉलिसीज़ लाई थी, सेक्टोरल पॉलिसीज़ हैं, फिर इसके बाद जो है मुद्रा योजना हैं, सब कई सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, फिर लोन है, फिर उद्यम को बढ़ाने के लिए, फिर सरकारी नौकरियों में सरकार ने डेटा जारी किया था अपना कि इतनी सरकारी नौकरियां दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखने के लिए आपके पास कंटेंट था। ग्रामीण उत्थान के लिए तकनीक आधारित समाधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रमुख प्रयास क्या हैं?
तकनीक आधारित समाधान। तो ग्रामीण उत्थान के लिए बहुत सारे थे। ग्रामीण उत्थान में जैसे कि आपका कनेक्टिविटी के लिए भारत बहुत सारे, जैसे कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटीज़ थी, आप भारत नेट परियोजना है, पीएम वाड़ी है, इस तरह से। फिर आप जो सोचो कि ग्रामीण उत्थान में भूमि सुधार में सरकार ने जो है ये स्वामित्व योजना लाया, घरौनी वाला। फिर इस तरह से आप समझो कि भूलेख अभिकरण जो डिजिटलीकरण हो रहा है। इसी तरह से आप समझो कि पीडीएस प्रणाली में जो है लीकेज को रोकने के लिए ई पॉइंट ऑफ सेल, उस सारी जो मतलब आधार इनेबल जो सर्विसेज थी। फिर इसके बाद जैम ट्रिनिटी, बहुत सारा चीज़ सरकार ने किया है। आपके पास वेरिएशन मतलब वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें थी, आप लिख सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या है, करंट अफेयर में था, हाल ही में न्यूज़ में था। और इसमें एक चीज़ आप देखो, 3 वर्षों में डिजिटल अरेस्ट की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा हम लोगों के लिए, मतलब जो पेपर दे रहे थे ऑन द स्पॉट एग्जाम में बैठे थे, थोड़ी समस्या आती भाई। फैक्चुअल क्वेश्चन है एक तरह से, समझ लो 3 वर्षों में सबसे सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत गया था। बाकी जो है मुझे दिक्कत गया था, बाकी पता नहीं। 2-3 दोस्त मेरे थे, उनको भी नहीं आ रहा था ये चीज़ें, तो जाहिर सी बात है सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम किया होगा। ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ एकदम आपको। भारत सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए उसका उल्लेख करिए। आराम से मैनेजेबल था। आपदा प्रबंधन के दौरान सुरक्षा और संरक्षा में एआई की भूमिका, एकदम प्रेडिक्टेबल सवाल। और इसको कितनी बार टेस्ट सीरीज में भी आपने लिखा होगा, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में सवाल दिए गए थे। ठीक है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था में डीआरडीओ की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, डीआरडीओ की भूमिका तो खबरों में भी था डीआरडीओ। और भारत की सुरक्षा व्यवस्था की सवाल उठी थी, पहलगाम अटैक भी हुआ था उसके पहले। और बहुत सारे भारत के जो इंडिजिनियस जो डेवलप वेपन्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, तो तमाम चीज़ें यूज में आई थी, खबरों में था, सवाल पूछना लाजिम था। इस पर प्रैक्टिस करके बहुत सारे लोग गए भी थे। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के समक्ष प्रस्तुत प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिए, निपटने के लिए प्रयास कीजिए। किए गए प्रयास कौन कौन से हैं। तो तटरक्षक बल की चुनौतियाँ क्या हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। ठीक है, जाली मुद्रा है, अवैध देह व्यापार, मतलब ये मानव तस्करी है, फिर ये आप नार्को टेररिज्म है, तमाम चीज़ सवाल बहुत सारे थे। मतलब इस पर आप बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, और निपटने के लिए कौन कौन से सरकार प्रयास कर रही है। ईजी से ईजी, मतलब ईजी नहीं कह सकते, फैक्चुअल। जो नहीं पढ़ा रहेगा वो गड़बड़ कर देगा, सीधे वहाँ लिख ही नहीं पाएगा उस सभी चीज़ों को। अब आता है सेक्शन बी, क्या समावेशी विकास जो है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। थोड़ा सा डीप थिंकिंग सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो चैट जीपीटी वाला डीप थिंकिंग नहीं, ये आपको ऑन द स्पॉट एग्जाम में 11 मिनट में सोचना है, फिर विवेचना कीजिए। और भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। इतनी लेंदी क्वेश्चंस यूपीएससी के टक्कर दे रहे थे। ठीक है, यूपीएससी के टक्कर दे रहे थे। ये बजट का आधा उपयोग हो पाता है, ये क्वेश्चन आप देखो। आपको बहुत सारे लोग इस क्वेश्चंस को, या तो 2-3 मेरे दोस्त उसको छोड़ के ही चले आए 12 नंबर के। अब बताओ जो क्वेश्चंस क्यों छोड़ना, लेकिन खैर सबकी अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। बजट का आधा उपयोग हो पाता है यदि उन्हें केवल नियोजन के उपकरण में ही प्रयोग किया जाए। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करना था। ठीक है, ग्रीन बजट, जेंडर बजटिंग, ठीक है, ये सभी चीज़ों को अभी इसमें जिक्र करना था। और क्वेश्चंस का डिमांड बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें समझो कि आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और यूपीएससी के क्वेश्चंस को डिमांड जो है यहाँ पे वो भाई उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीधी बात है। मैं आपको यहाँ बता दूँ, आगे की राह बताऊँगा कि करना क्या है, उसमें मैं आपको जिक्र करूँगा। भारत में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में राज्यों और केंद्र सरकार की भूमिका का आकलन करना था। पीएम कृषि सिंचाई योजना देश भर में सिंचाई की पहुँच को बेहतर बनाने में कैसे मदद की है। तो एक सीधे जो है योजना से सवाल था, लेकिन उसके पहले सिंचाई के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, ठीक है, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की राज्यों और केंद्र की भूमिका का आकलन करना था। ठीक, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की रणनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। तो ये आसान था, वो सारी चीज़ें हैं उसमें आप कर सकते हो। बफर स्टॉक से क्या समझते हैं, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। खास सुरक्षा के लिए आवश्यक है, स्पष्ट रूप से रहेगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित वैमानिकी शास्त्र की तुलना आधुनिक वैमानिकी शास्त्र से कीजिए। बहुत ही मतलब ये सवाल भी बहुत सारे लोगों को चकराया। ये क्वेश्चन सच में टफ था और बहुत टफ था। और इसको आपको कैसे लिखना था, इन सभी चीज़ों को इसमें लिखा था कि अनुसंधान हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की नीतियों का उल्लेख कीजिए। किस पे, आधुनिक वैमानिकी शास्त्र पे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित वैमानिकी शास्त्र जो मैं लिख कर आया हूँ वो बता दूँ, वो मैं इसलिए मुझे याद आ रहा है, मैंने क्या लिख कर आया था वहाँ पे कि वहाँ पे आप सोचो 12 मिनट है और ये सवाल आपके सामने आ जाए, आप क्या लिखोगे।
ठीक है। तो मैंने बस वही जो चीज़ें आ रही थी लास्ट के टाइम था वो भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित वैमानिकी शास्त्र, उसकी तुलना क्या करनी थी आधुनिक वैमानिकी शास्त्र से। तो मैंने वहाँ पे ये की थी, जैसे अग्नेयास्त्र है, प्रक्षेपास्त्र है, पहले के ज़माने में होते थे, तो यहाँ पे अग्नि मिसाइल है, ठीक है, और भी प्रक्षेपास्त्र हैं। इसी तरह से धनुष जो वो क्या बोलते हैं उनका, शिव जी की धनुष पिनाक थी, तो पिनाका जो है हमारा मिसाइल वो भी है। इसके साथ जो है आप देखो तो प्राचीन समय में जो है गरुड़ थे और या पुष्पक विमान थे, इसमें हमारे इस पास फाइटर जेट हैं, स्पेस क्राफ्ट हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखो तो पहले के ज़माने में एक चीज़ ये थी, जैसे कि कहा जाता है कि आप जो चील है, बाज है, और फिर जो पक्षियाँ होती थी उनको संचार के लिए या फिर उनके निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होता था। आज के समय में हमारे पास ड्रोन है, यूएवी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो निगरानी टोही के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे फिर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश की थी, जो उसी वक्त मुझे याद आया था। 12 मिनट में 10-12 मिनट का समय, 11 मिनट का समय होता है, फिर उसमें क्या ही आप लिखोगे, ठीक है। इस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की कुछ पॉलिसीज थी उसको मैंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया था। भारत में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस सभी संरक्षण का जो नीतियों का उल्लेख करना था, आराम से हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, आसान है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। हाउ देयर अनकंट्रोल्ड यूज इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ साइबर अटैक्स, साइबर अटैक्स का जो संभावनाओं के अनियंत्रित उपयोग किस प्रकार से है। तो एग्जाम्पल्स और तमाम चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हो, आसान सवाल था। पूरे देश में नार्को टेररिज्म एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है, निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। तो नार्को टेररिज्म जो है वो सारी चीज़ें आप आसानी से आप लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी, ये आसान सवाल था। हाँ, अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था उसके पहले बार बार आपने देखा होगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो रही है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये जो खबर चल रही थी, डायरेक्ट वहाँ से सवाल 12 नंबर का बना दिया, डिस्कस द फंक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। हालांकि इस पर एक सवाल पिछली बार यूपीपीसीएस पूछ चुका है उसका, लेकिन दूसरे संदर्भ में पूछ रखा था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को उसने इस बार डायरेक्ट पूछ दिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप किए होंगे तो इसमें भी आप जो है मैक्सिमम चीज़ें जो वन लाइनर क्वेश्चंस है उसको आप करने में सक्षमता होगी। तो इस तरह से GS3 काफ़ी टफ था, क्वेश्चंस लेंदी थे, 3 घंटे में मैनेज करना और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ, रिलेवेंट कंटेंट के साथ थोड़ा चैलेंज था। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डेटा को आपको याद करना है, एनालिसिस कैपेसिटी को डेवलप करना पड़ेगा। बात करेंगे आगे आने वाली राहों पे। अब यहाँ पे आता है आपका GS4 में हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग। यहाँ पे GS4 का जो पेपर था ना वो एक तो दूसरे पाली में होता है, दूसरा ये होता है कि मतलब चैलेंजिंग होता है ये कि आप समझो कि 3 घंटा लिख कर गए हो। अच्छा, जिसके पास समस्या, ये बहुत सारे लोगों का समस्या थी कि सब बच्चे बाहर से आते हैं, ठीक है, सुबह दुकानें कुछ खुली नहीं रहती हैं, इलाहाबाद और लखनऊ की जो बात बता रहा हूँ, प्रयागराज की। अच्छा, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं वो कहीं और स्टे कर रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है ही। बारिश का मौसम प्लस इसके साथ जो है कुछ खा के भी, मतलब हल्का फुल्का खा के, और बाहर जब निकलोगे आप 12 बजे पेपर देके, भूख लगी रहेगी, धूप भी रहेगा, ये भी टेंशन है कि हमको रिवाइज करनी है, कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ ऑयली चीज़ खा नहीं सकते, कुछ दुकान का आलतू फालतू खा नहीं सकते, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ये सारी चीज़ें ना, पता है ना आपको, ये मतलब जेन्युइन ये आपके साथ होती हैं और ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स पे कोई बात नहीं करता और ये बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो ऐसे में आप सोचो GS4 लिखना है। GS4 वैसे भी जो है मतलब बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता है कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग। तो सोचो कि 12 दोपहर के बाद, दोपहर वाले पाली में GS4 लिखना था, तो ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पेपर अच्छा था, मल्टी डायमेंशन था, एग्जाम्पल्स जो लोग इस्तेमाल किए होंगे खूब, स्कोप तो बहुत अच्छे था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी सवाल थे। जैसे हम बात करें, पहला सवाल नीति परक आचार संहिता, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस दोनों चीज़ें हैं और है बिल्कुल, इससे सवाल एकदम प्रेडिक्टेबल था। कार्य संस्कृति प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है, दोनों सवाल जो है वहाँ पे पूछा गया था और ये लिख सकते थे आप आराम से। मानव व्यवहार में नैतिकता के मूल आदर्शों और मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद के विचार कहाँ तक सफल रहे हैं, विवेचना करना था। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों को जो यहाँ पे लिखना था, उसमें किस चीज़ में कि मानव व्यवहार में किस प्रकार से जो बेसिक जो आपका कोर आइडियाज़ हैं और वैल्यूज़ हैं, मोरालिटी, तो सभी चीज़ों कैसे डेवलप कर रहे हैं, तो इस पे लिखना था, आसान था। कौशल को चर्चा कीजिए जो एक लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति जो है जनता की प्रतिबद्धता को बढ़ा सकता है, आप आराम से इसको लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं है। आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच अंतर यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। व्यवहारिक प्रयोग और अनुप्रयोगों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना था, एग्जाम्पल आप दे सकते थे। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी इसमें से लिख सकते थे, ठीक है। जो लोग तैयारी किए होंगे आराम से इसको किए होंगे।
शासन व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम कहाँ तक प्रभावी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीसीएस का भी और सिलेबस का पॉइंट है। आपदा प्रबंधन और कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाने में इमोशनल इंटेलिजेंस पूछा था, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे हर साल एक सवाल पूछा गया था, लेकिन इस बार उसने क्या रखा था, इस बार उसने जो है नई चीज़ जोड़ी थी, आपदा प्रबंधन और कार्यस्थल पे। तो वही बातें थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुल मिलाकर के। सार्वजनिक नीति नियोजन में अप्रत्याशित परिणामों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है? वाई द इवेल्युएशन ऑफ एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज इज इंपॉर्टेंट इन पब्लिक पॉलिसी, आंसर द एप्रोप्रिएट आर्गुमेंट। उपयुक्त तर्क देना था, उदाहरण देना था, ठीक है। अप्रत्याशित जो परिणाम होते हैं उसका मूल्यांकन क्यों करना आवश्यक होता है पब्लिक पॉलिसी के जो प्लानिंग होती है उसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा डीप आपका जो है कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग कर रहा है ये। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ देखो तो रोल ऑफ एम्पैथी इन शेपिंग द एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट, लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में समानुभूति की भूमिका क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जनता के साथ इंटरेक्शंस को कैसे वो बढ़ा सकता है, इनहेंस कर सकता है, ये सवाल भी आप आराम से लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। कमजोर वर्गों की बेहतर हेतु सिविल सेवकों में सहिष्णुता और करुणा, सवाल में जो टॉपिक जो है ये आपके सिलेबस में मेंशन है। और बढ़ाने के लिए अपने सुझावों की व्याख्या कीजिए, ड्यूएबल क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। थोड़ी सी आपको जो यहाँ पे नॉलेज टेस्टिंग हो रही थी डीपर। लोक सेवक अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं। कैसे सुनिश्चित करते हैं कि व्यावसायिकता को बनाए रखते उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी? आपका जो है नॉलेज टेस्ट तो हो ही रहा था, मतलब आप समझो कि आपके थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्या है उसकी भी टेस्टिंग ये कर रहा है सवाल। देखो क्या लिखा है, अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं। आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यावसायिकता को बनाए रखते उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी? ठीक है, तो ये सवाल सच में 8 नंबर के लिए तो नहीं 12 नंबर के लिए रहना चाहिए था। ठीक है, पेज कम पड़ रहे थे। अच्छा, सेक्शन बी, वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक आधारों की विवेचना कीजिए। आसान सवाल था, ठीक है, कर सकते थे आप। लोक प्रशासन में कार्यरत अधिकारी के लिए सिविल सेवा मूल्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए? सिविल सेवा मूल्यों का, जो लोक सेवा की में कार्यरत अधिकारी हैं, स्वरूप क्या होना चाहिए? वह अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में मूल्यों के बीच कैसे संतुलित स्थापित कर सकता है, समझाइए। सिलेबस का सवाल है, थोड़ा सा उसने जो है अपने आप क्वेश्चंस को यहाँ पे उसने घुमाया है। ठीक है, हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी सवाल ऐसे पूछे गए हैं, तो आप कर सकते हो सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन पे। शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार क्या है? मोरल बेसिस, वर्क परफॉर्मेंस इन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। एक दूसरा आता है परिणाम निरपेक्ष, परिणाम सापेक्ष। इसके कर्म के आलोक में विवेचना करनी थी। तो बहुत मतलब समझो लेवल, ये समझो यूपीएससी का है, ये बीसीएस का लेवल 2023 वाले 2022 वाले सवालों का तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेवल बढ़ाया है भाई। लोक प्रशासकों द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया में वांछित सामाजिक नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या साधनों की नैतिक पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिए या परिणामों की प्रभावशीलता को? एकदम सीधे समझो आपके टेस्टिंग की जा रही है वो, कि आप कितना सोच सकते हो, कितने आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, कितना जो है आपके पास थॉट प्रोसेस जल्दी से जल्दी आप, मतलब इसमें आप समझो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आप प्रेडिक्ट कोई नहीं कर पाया था कि इतने लेंदी और इतने इस तरह से सवाल देगा जो ट्रेंड था, लेकिन ट्रेंड को इसने GS4 और GS3 में चेंज किया। उसने ट्रेंड चेंज नहीं किया, उसका लेवल बढ़ाया। इस तरह से आप जो है एक आप केस स्टडी था, आसान था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, इसको आराम से कर सकते थे। राजनीतिक अभिवृत्तियों को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीयकरण में समाज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। डुएबल था लेकिन टफ था। प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संवर्धन में अभिवृत्ति परिवर्तन है अंतरावेशी कार्यक्रम विकसित कीजिए। ठीक है, आपको एक जो है यहाँ पे मतलब एक इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है वहाँ पे बनाना था। वो सारी चीज़ें, जैसे प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, उसके संवर्धन में अभिवृत्ति परिवर्तन है। ठीक है, तो अंतरावेशी कार्यक्रम विकसित करिए। यहाँ पे है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर डेवलप एन इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर एटीट्यूड चेंज इन करप्शन फ्री इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल आपकी टेस्टिंग हुई, तो कहना कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो रही है, कितना आपने डीपली जो है सभी आयामों को कवर किया है, सिलेबस के सभी आयाम को किस प्रकार से इंटरलिंक करके आपने कवर किया है, सारी चीज़ों की टेस्टिंग उस पेपर में तो हो ही रही थी। निजी संबंधों, परिवार, मित्रता, सार्वजनिक संबंधों में व्यापार, राजनीति में नैतिकता के बीच मुख्य अंतर क्या है? आसान सवाल है ये, इसमें कोई टफ नहीं था। व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति की विश्वास विषय के प्रति अभिव्यक्ति का विरुद्ध हो सकता है। इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए।
व्यवहारिक सवाल, सीधे व्यवहारिक सवाल, एकदम आपके दैनिक जीवन और मतलब जो रोज़मर्रा के जीवन से भी जुड़ा हुआ सवाल है ये। तो ऐसे में ये जो है आपका पेपर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बेहतरीन और शानदार पेपर बनाया गया था। इस बार का यूपीपीसीएस का GS4 का पेपर यूपीएससी के जो डिमांड्स हैं, जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं, कहीं उससे पीछे था नहीं। ठीक है, युवाओं द्वारा संचालित एक जो है पर्यावरण आंदोलन, सोशल मीडिया रैली, इस पे यह केस स्टडी था और आसान था। इस पे मतलब ये टफ नहीं था, दोनों केस स्टडी बहुत आसान थे, ईजी थे, एकदम ईजी, लो हैंगिंग फ्रूट थे। लेकिन जो अन्य क्वेश्चन है सेक्शन बी के वो टफ हैं। सेक्शन जो ए है उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस काफ़ी टफ हैं। तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि आगे हमारी रणनीति क्या हो। पहले पेपर नंबर 5 देखते हैं, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है पेपर नंबर 5, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझना। पेपर नंबर 5 में क्वेश्चंस आसान थे, सिलेबस के अनुसार थे, प्रेडिक्टेबल थे, लेकिन मीडियम टू टफ इसलिए इसको रखते हैं क्योंकि कंटेंट को समय पर याद आना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बात ये नहीं होती कि आप कितना पढ़ के गए हैं, क्या चीज़ें पढ़ गए हैं। 7 मिनट और 11 मिनट के जो दायरा है आपका आंसर्स लिखने का, उसको आपको क्रॉस नहीं करना है प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ऐसे में कंटेंट उस समय क्या याद आ रहा है एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके मेरिट डिसाइड करने में। ठीक है, तो मीडियम टू टफ इसलिए रखता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे उनको कंटेंट ही नहीं याद आ रहा था। ठीक है, थोड़ी तैयारी में कमी रही होगी, या फिर जो है कि होता क्या है कि 3 दिन लगातार लिख चुके हो, थोड़ा सा गैप। चीज़ें क्या होती है कि पेपर 5 और 6 नया जुड़ा है, उसके हिसाब से लोग फेमिलियर है नहीं, थोड़ा बहुत सारे लोग का पहले बार मेंस था और ऐसे में ये चैलेंजेस था कि पेपर 5 एक थोड़ी एकदम बिल्कुल अलग सा उसका पूरा नेचर है। जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी समस्या फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इसमें कोई नया चीज़ नहीं पूछा गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में अवस्थित प्रमुख गणराज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। आसान था सवाल, सिलेबस से था, डुएबल था और कई सारे कोचिंग और टेस्ट सीरीज में सवाल दिया गया था। इसके साथ ही 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश भारत की अवध के तालुकदारों के प्रति क्या नीति थी, ये सवाल भी जो है आप देखो तो किताबों में तो दिया गया है, सवाल कर सकते थे आप लोग, लेकिन थोड़ा सा टफ था ये, इसको मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ था। ठीक है, भारत में यूपी में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की आलोचनात्मक व्याख्या करनी थी। ठीक है, शब्द को याद रखना, क्रिटिकल जो है क्रिटिकली एक्सप्लेन करना था। हालांकि स्वास्थ्य ढांचे में क्या क्या सरकार के प्रयास थे, जैसे एक जिला एक में एक मेडिकल कॉलेज, इसी तरह से और भी सारे जो 8 साल के जो यूपी सरकार के डॉक्यूमेंट्स थे उसको आप जो अच्छे से मतलब देखा होगा, पढ़ा होगा स्वास्थ्य के सेक्टर में, उसका क्रिटिकली एनालिसिस करना था बस। भारत याद आ रहा है, सॉरी, यूपी की संचित निधि और आकस्मिक निधि के बीच में अंतर स्पष्ट करना था। एकदम समझ लो आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल नेचर के। यूपी के राज्य उच्च न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकार की विवेचना करनी थी, आसान सवाल है, सिलेबस का पॉइंट है। यूपी में कुशल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियां हैं, चुनौतियां दर्शा सकते थे, आसान सवाल है। यूपी में एनजीओ के संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करना था, आसान सवाल, बिल्कुल इजी सवाल है। यूपी में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की भूमिका आपको चर्चा करनी थी। तो यूपी में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का हाल ही में सरकार ने गठन किया था, एक्ट भी आया था। और किस प्रकार से जल परिवहन के लिए यूपी जो है अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण है, वो देश में ऐसा प्राधिकरण है जो कि 11 जल मार्गों पे, 11 नदियाँ, 11 जल मार्गों पे काम कर रहा है। बनारस में किस प्रकार से उसने एक जो है ट्रांसशिपमेंट हब बनाया, फिर गाजीपुर में उसने जो है एक नोडल पॉइंट बना दिया। जो नेशनल वाटरवे जो 1 है उसके प्रयास, फिर इसके बाद 11 वाटरवेज पे काम कर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप एक मैप बना सकते थे, जैसे ऐसे मैप बना लो आप, इसमें वैल्यू एडिशंस के लिए ऐसे मैप बना करके, ठीक है, बिजनौर टू लेकर बलिया, गंगा का जो है पूरा ये प्रभाव जो है बिजनौर टू बलिया का, ये बना सकते थे। किस तरह से इंडियन वाटरवे जो है अथॉरिटी, ये सब तमाम चीज़ कार्य कर रहा है। फिर पर्यटन को कैसे बढ़ावा देगा, सभी चीज़ों की इस बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन बेहतर के लिए स्मार्ट सिटी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो बेहतर जीवन स्तर के लिए स्मार्ट सिटी की भूमिका की विवेचना करनी थी, आसान सवाल था, बेहद ईजी। और ये समझो कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव तीसरी बार ये रिपीट कर रहा था पूरे पेपर के दौरान, सभी पेपर्स में, मतलब पेपर GS 1, 2 में पूछा गया था और इसमें यहाँ भी पूछा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख तत्वों और शैलियों का वर्णन कीजिए, सिलेबस के पॉइंट के अनुसार। ये सवाल ईजी था। प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के कारण की चर्चा कीजिए, कैसे नगरों का उदय हुआ, कॉज बताना था, आसान सवाल है।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यूपी की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में यूपी का रोल क्या था। तो आप कैटेगराइज कर सकते थे, आराम से लिख सकते थे। बिल्कुल 12 नंबर के सवाल, ये डुएबल था, आसान था। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख त्योहारों की विशेषताएं और उसकी सामाजिक आर्थिक भूमिका पर विस्तृत व्याख्या करनी थी कि कैसे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक रोल क्या है इन रूरल एरिया उत्तर प्रदेश में। एक सवाल यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करता था। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे आपकी धैर्य हर चीज़ की परीक्षा ले रहा था और आपके थिंकिंग का, थॉट प्रोसेस का एग्जाम, मतलब ये परीक्षा तो ले ही रहा था। यदि दूसरा सदन पहले सदन से असहमत हो तो वह शरारतपूर्व है, यदि वो सहमत हो तो अनावश्यक है। इस प्रसिद्ध कथन के प्रकाश में यूपी विधानसभा की उपयोगिता की चर्चा करनी थी। तो अच्छा सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था, मज़ा आ गया इसको देख करके। ठीक है, यूपी में पंचायती राज प्रणाली की सफलता की लंबी कहानियाँ हैं। ठीक है, और उपयुक्त उदाहरणों से इसकी पुष्टि कीजिए। तो पूरा लंबी कहानियाँ हैं, ये सवाल स्टेटमेंट जो दे रहा है लंबी कहानियाँ हैं, वहाँ से जिससे शुरुआत हो रही है और अब तक के जो है सफ़र को यहाँ पे उसमें दर्शाना था विथ एग्जाम्पल्स। यूपी लोक सेवा आयोग की भूमिका और लोक सेवकों के स्वतंत्र निष्पक्ष चयन के लिए चुनौतियों की चर्चा करनी थी। ये आसान सवाल था, डुएबल था। संगठित अपराध और आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां हैं, इसका प्रतिकार करने के लिए यूपी में कैसे प्रबंधन किया जा रहा है। तमाम चीज़ें जैसे यूपी एसटीएफ, संगठित अपराध, आतंकवाद पे एटीएस है, फिर इस तरह से यूपीएसएसएफ है, तमाम जो प्रयास हैं, फिर इसके बाद किस तरह से सरकार ला रही है नीति जो बनाई थी, संगठित अपराध रोकने के लिए किस प्रकार से गैंगस्टर एक्ट में संशोधन हुआ, तमाम पॉलिसीज़ हैं। यूपी के 8 साल के जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे, इसके साथ ही कुछ खबरें थी, वो आप बना करके बेहतरीन तरीके से आंसर्स लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं था। यूपी में फूड सिक्योरिटी की चुनौतियों का परीक्षण करना था और सार्वजनिक स्कूल शिक्षा की विफलता और भविष्य पर एक टिप्पणी करनी थी। फूड सिक्योरिटी वाला जो चैलेंजेस का परीक्षण करना था, आराम से कर सकते थे सवाल, इसमें बिल्कुल वलानर सवाल था और आसान था। इसमें सरकार के प्रयासों को भी आप जिक्र कर सकते थे, बहुत बेहतरीन आपका आंसर लिखा जाता। यूपी में सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की विफलता और भविष्य पर टिप्पणी करना था, सरकार के प्रयासों में प्रोजेक्ट अलंकार, ठीक है, मिशन कायाकल्प, तमाम चीज़ों का आप जिक्र कर सकते थे। ठीक है, और स्कूली शिक्षा की जो विफलता और भविष्य पर टिप्पणी करना था, तो शायद इसमें सभी आयामों को रखना था, पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीज़ों को। ठीक है, सरकार के प्रयास को भी लिखना था और नोट, क्योंकि यहाँ पे टिप्पणी करना है ना, नोट करना है, तो आप इसमें एक तरफा हो नहीं सकते। तो इस तरह से पेपर 5 बीता, अच्छा था, सही था, पेपर प्रेडिक्टेबल था और जो है सिलेबस के अनुसार था, इसमें बहुत कुछ टफ नहीं था। अब आते हैं पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 था मीडियम टू टफ वाले कैटेगरी में भी आया था, लास्ट पेपर था बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब पेपर चौथे दिन में आप 8वां पेपर लिखने जा रहे हो, आपका दिमाग भी मानसिक रूप से थक जाता है, शरीर भी थक जाती है। ठीक है, ये कॉमन सी बात है, लेकिन हालांकि जोश होता है, उत्साह होता है, आप उसमें कर ले जाते हो, वो एक अलग जुनून होता है मेंस का। तो आर्टिकुलेटेड फॉर्म में लिखना कठिन था बट मैनेजेबल था। ये चीज़ें यहाँ पे वहाँ पे मैंने समझ में आई थी कि पेपर 6 जो था उसके सामने क्या समस्या थी वो बता रहा हूँ। पिछले साल जब पेपर हुआ था तो ये एक बहुत पहले बात ही कंटेंट की कमी थी मार्केट में, और पिछले साल के पेपर में 2023 में बहुत सारी नीतियों को पूछ रखा था, पॉलिसीज़ को। ठीक है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि नंबरिंग तो मतलब इतनी वाहियात हुई थी, मतलब रहा था कोई भांग पी के जो है कॉपी चेक कर रहा हो, ऐसे वाले जो नंबरिंग हुई थी बहुत घटिया वाहियात एकदम नंबरिंग हुई थी इसकी। ठीक है, पता नहीं किस लेवल पे कॉपी चेक हुई थी, ये किसी को नहीं पता है। किसी को 120 मिल जा रहे हैं, किसी को 122 मिल जा रहे हैं, भाई वैसा कंटेंट वो क्या लिख दे रहा है। और किसी को उसी के थोड़े से इर्द गिर्द हो तो उसको 70 नंबर, 60 नंबर, 50 नंबर तक, 40 नंबर तक मिले हुए हैं। तो इसकी पता नहीं क्या इस तरह का रेंज था, कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन हाँ, यूपीपीसीएस का जो पेपर नंबर 6 है, मतलब GS 6, वो पेपर इसी कारण से कोचिंग वालों ने भी मतलब भर भर के नीति तमाम क्या क्या पढ़ा रखे थे, लेकिन इस बार उसने अच्छा किया कि पेपर जो है सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से उसने बना रखे थे। आर्टिकुलेटेड फॉर्म में लिखना चुनौती तो थी ही, बहुत चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी पेपर को कि आप जो है रिलेवेंट कंटेंट टू दी पॉइंट, क्रिस्प और एकदम आर्टिकुलेटेड पॉइंट में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ लिख पाओ, बड़ी चुनौतियाँ थी ये। MSME को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की पॉलिसीज़ और कार्यक्रम क्या है, आसान है, सवाल लिखे जा सकते थे। यूपी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय असमानता में किस हद तक योगदान दिया। यूपी में बुनियादी ढांचे के विकास ने आर्थिक विविधीकरण में, ठीक है, और क्षेत्रीय समानता में किस हद तक योगदान दिया है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। समझ रहे हो आप सवाल को, यहाँ पे क्रिटिकली एनालिसिस करना है इसको। और स्टेटमेंट देख रहे हो आप,
आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज पढ़ना पड़ेगा इस सभी चीज़ों को, ठीक है। यूपी के रामसर स्थलों को चिन्हित करिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए, आसान सवाल है। प्रमुख वनस्पति जो यूपी में पाई जाने वाली है उसका भौगोलिक वितरण क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। ज्योग्राफी से खूब सवाल उठाए थे उसने, परिस्थितिकी से, पर्यावरण से और ज्योग्राफी से बहुत सारे सवाल, कृषि से भी। यूपी में कृषि के व्यवसायीकरण का लाभ क्या होगा। अंगूर की खेती मतलब इतने इम्पॉर्टेंट थी, आप समझो आबकारी नीति में भी ये अंगूर की खेती का यहाँ पे जिक्र किया गया था। यहाँ पे चुनौतियाँ क्या हैं, जैसे कि भूमध्य सागरीय जलवायु, तमाम चीज़ों आप लिख सकते हो। आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है, वही आप जो यहाँ पे आबकारी नीति वगैरह का जो जिक्र करके आया होगा वो अच्छा नंबर यहाँ पे उठाएगा। इसके साथ ही आप देखो तो मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए यूपी सरकार ने क्या तकनीकी प्रगति जो यहाँ पे की थी उसके उल्लेख करना था। यहाँ पे आसान सवाल है क्योंकि ब्रेकटेबल सवाल था ये। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार की क्या पॉलिसी थी, ठीक है। विज्ञान में यहाँ पे नवाचारों को तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो आपको ना आता हो या आपने पढ़ा ना हो। सिलेबस में इस बार कंटेंट अच्छे थे, मार्केट में बहुत अधिक जो थे कंटेंट, और वैराइटीज़ ऑफ कंटेंट में आप सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेजेबल थी, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए यूपी सरकार पॉलिसीज़ भी लिखना था। फिर डिजिटल इंडिया राष्ट्रीय मिशन में यूपी सरकार की भागीदारी का परीक्षण कीजिए। ये वाला क्वेश्चन को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मतलब डिजिटल इंडिया पे सवाल पूछेगा, और ये क्वेश्चंस को एक टेस्ट सीरीज में सवाल पूछा गया था, लेकिन उसको मैंने यूपी सरकार से इंटीग्रेट करके मैंने अपने दोस्तों में बोला था कि ये चीज़ आ सकती है, और सच में वो देखो आप 8 नंबर में आई थी। मन खुश हो गया था देख कर, क्योंकि यह सवाल हम लोग करके आए हैं घर से। यूपी का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख वैज्ञानिक चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है। वैज्ञानिक चुनौतियाँ जो वही स्किल गैप है, फिर इसके बाद जो है AI का जो है कौशल का अभाव है, तमाम चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैज्ञानिक जो नवाचार तकनीक और नवाचार संस्कृति का अभाव है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप गिना नहीं सकते। और चुनौतियाँ लिखना था भर भर के लिख सकते थे, 8 नंबर के 2 पेज के सवाल थे। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट, यहाँ से सेक्शन बी जो 12 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहला चीज़ है राज्य के बजट में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का परिचय दीजिए। आसान सवाल था, प्रेडिक्टेबल था, मैक्सिमम लोगों ने इसको सॉल्व किया अच्छे तरीके से। यूपी सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। पता है आपको, मैंने दैनिक जागरण में, नेशनल एडिशन में और बहुत सारे अखबारों में मैंने आर्टिकल लिख रखे थे, और उन आर्टिकल्स थे यूपी सरकार पे, और उन आर्टिकल से मैं आपसे कहूँ तो बताऊँ तो सीधे सीधे जो है कम से कम सीधे आपको उन आर्टिकल्स से 7 से 8 सवाल इसी पेपर में आए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, सवाल इससे बने थे। यूपी के वन्यजीव अभ्यारण्यों का वर्णन कीजिए। कौन सा अभ्यारण्य लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। फैक्चुअल नॉलेज भी टेस्ट कर रहा था आपका ये वन्यजीव अभ्यारण्यों का, हालांकि मैनेजेबल था, ठीक है, कर सकते थे आप इसको। उत्तर प्रदेश को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए। भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को समझाइए, ठीक। RL सिंह वगैरह का जो है ये आप लिख सकते थे, इसमें जो विभक्त किए गए थे उन्होंने ज्योग्राफिकल रीजन्स थे, डिवाइड करना था उनको, ठीक है। उनका फिर देखो इसके भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को समझाना था तीनों को, ठीक है, 12 नंबर में। यूपी में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने में मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम, एक फैक्चुअल योजनाएं, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम कैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन सकते हैं, सुझाव दीजिए। टफ सवाल था ये, ठीक है, हालांकि एक मैनेजेबल था, और थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो आप इस सवाल को सॉल्व कर जाएंगे आसानी से। फूलों की खेती की समस्याओं और संभावनाओं की व्याख्या कीजिए। बहुत बेहतरीन आयरलैंड वाला उदाहरण दे सकते थे आप। यहाँ पे नोट देखो, ये चीज़ें ना करंट अफेयर्स से लिंक थी। यूपी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स करंट के दौरान हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने नोट कर रखा। जब पेपर मुझे मिला था तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फूलों खेती में आयरलैंड के सहयोग से बाराबंकी में एक एक्सीलेंसी सेंटर बन रहा था, तो उस वक्त को मैंने इसी एग्जाम्पल के साथ मैंने जो है वहाँ से शुरुआत की थी। तो ये मैं मतलब वहीं पर जब पेपर मिला ना तुरंत मैं यहाँ पर नोट करता गया सब सारी चीज़ों को। फिर कॉपी पे भी उधर उस साइड में एक रफ सीट जो पीछे होता है उसको भी मैंने नोट कर रखे थे। इस तरह से यूपी के 3 पारिस्थितिकी क्षेत्रों, आवास स्थिति, वनस्पति और जीव जंतुओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आसान सवाल है लेकिन टफ है। आसान सवाल है टफ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ेगा नहीं उसके लिए टफ है, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ लेगा आराम से कर ले जाएगा, ठीक है। तो अब वहाँ पेपर में क्या अच्छा क्या पढ़ना, वो सबकी अपनी अपनी एक समस्या होती है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि पेपर के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ करके समझ जाओ। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है।
मेंस के पेपर से पहले जाने के आपके सामने। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यूपी में बायोटेक में रिसर्च और डेवलपमेंट्स की क्या उपलब्धियां हैं, समाज के गरीब वर्ग को कैसे मदद मिलेगी, वही आपका जो है बायोटेक के बहुत सारे जो है प्रकार भी हैं। बायोटेक में सरकार कैसे क्या उपलब्धि हुई है और साथ साथ कैसे प्रभाव पड़ेगा फूड प्रोसेसिंग में, फिर जेनेटिक्स में, फिर आपका प्लांट का जो हाइब्रिड सीड्स आएंगी, फिर तमाम चीज़ें इसमें आप लिख सकते हो, मज़ा आ जाएगा आपको लिखने में। ठीक है, यूपी के कृषि उत्पादों को उत्पादन, वितरण और विपणन के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग कर उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है। सोचो, आप इतना लेंदी क्वेश्चंस बना रहा है, इतना डीपली गया है इस बार सवाल कि आप जो है सिलेबस के 2-2, 3-3 पॉइंट्स को आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूँ, उत्पादन, वितरण, विपणन, यूपी में क्या चुनौतियाँ, आसान है, इस पर लिख सकते हो आप। सतत और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग करके कैसे संबोधित किया जा सकता है। सोचो, 3-3 पॉइंट्स हैं आपको इसमें इंटीग्रेट करने हैं। तो ये चीज़ें जो है वही मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकुलेट करके लिखना कठिन था। इस पेपर में आर्टिकुलेट करके सारे पॉइंट्स को पॉइंट तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन विद इन टाइम 11 मिनट में वैसे प्रैक्टिस कोचिंग वालों ने भी नहीं कराई थी। जो लोग टेस्ट सीरीज आप दिए होंगे, आप जानते होंगे, टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कोचिंग वालों ने भी नहीं कराई थी, टफ क्वेश्चन, क्योंकि वो भी एक डर रहा था कि यूपीपीसीएस एक लाइन में सवाल बनाएगा, 2 लाइन में बनाएगा, बहुत करेगा, लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉइंट को आर्टिकुलेट करके बनाया है, उसको जोड़ के क्वेश्चंस बनाया है और लिखना भी वैसे ही है। तो ये चैलेंजेस सबके सामने थी और सब लोगों ने इसको फेस किया होगा। जो लोग नहीं किए होंगे भाई वो तो बहुत अच्छे, बहुत टॉपर होंगे। यूपी में रोजगार क्षमता बढ़ाने में पीपीपी की भूमिका क्या है, पीपीपी की, और युवाओं को अधिक रोजगार देने के लिए कैसे सशक्त किया जा सकता है। आसान सवाल है, इसमें बहुत कुछ नहीं था, डेटा भी अवेलेबल था आपके सामने और इसको आप लिख सकते थे, डुएबल क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये पेपर पूरा बीता। ठीक है, पूरा पेपर ये इस तरह से बीत चुका था। अब आपके सामने आता है कि क्या इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल आए थे। पहला सवाल, जो सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ, 1 घंटे का डिस्कशन हो चुका है पेपर को देख करके। तो हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख के समझा रहा हूँ। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करना है वो चीज़ समझो। यूपीपीसीएस के आप तो 7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं, 6 सालों के, उसके मतलब 24 वाले पेपर से पहले 6 साल के थे। इसके साथ यूपीएससी के 2014 से 2024 तक, यानी 25 का हो जाएगा तो 25 तक का अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के पेपर्स को क्या करो आप, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे कि आप मान उठा लो कि एंशिएंट हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, या फिर आप उठा लो इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस हैं, तो आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखो, यूपीपीसीएस को देखो और दोनों के बीच के दायरों को, सबके क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओ। किसी टेस्ट सीरीज को मत ज्वाइन करो। मेरी आप बात मानो, आपको पेपर नंबर 1 यानी हिंदी से लेकर के आपको जीएस नंबर 4 तक, ठीक है, 6 पेपर के लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है। मेरी बात मानो आप, ठीक है। आप उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बनाओ मॉडल आंसर, ठीक है। कोई एक बुक ले लो, दृष्टि की है, बहुत सारे कोचिंग्स की हैं, नेक्स्ट आईएएस की है, या फिर आप जाओ तो पीडब्ल्यू की है, किसी की भी आप उठाकर देख लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व किया, मॉडल आंसर बनाए हों, उनको ले लो। आप थोड़ा सा अपने वैल्यूडेशन करना सीख जाओ, और जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना दिया है, पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 4 तक, और यूपीपीसीएस के जो एसए है और हिंदी है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लगा लोगे तो 1 से लेकर के जनरल हिंदी, एसए और 1 से लेकर 4 जीएस आराम से मैनेजेबल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, दायरा बढ़ाना है, यूपीएससी के सवालों को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। जैसे सवाल आपको मान लो फूड प्रोसेसिंग पे एक सवाल कैसे करना है वो बता रहा हूँ। जैसे सिलेबस में सवाल दिया गया है फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग दिया गया है, तो यहाँ पे और नीचे लिखा गया है विज्ञान और तकनीकी नवाचार विकास जो भी है, एआई। तो आप यहाँ पे अपने से सवाल बना लो, एआई के मदद से फूड प्रोसेसिंग में किस प्रकार से संभावनाएं हैं, या फिर क्या कैसे फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर को कैसे बदल सकता है, किसी विपणन में एआई कैसे सहयोग दे सकता है। इसी तरह से बायोटेक, जैसे सवाल जो पूछा था बायोटेक का, तो बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से फूड, कृषि विपणन और अन्य चीज़ों पे सुधार कर सकती है, या किस प्रकार से ग्रामीण जीवन के विकास में मदद कर सकती है। ये सवाल आप ऐसे खुद से बनाओ। मतलब 2 सिलेबस के पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सिलेबस के पॉइंट्स को आप इंटीग्रेट कर लो। जैसे समानुभूति है, सहानुभूति है, उसको किससे जोड़ दिया था उसने, इमोशनल इंटेलिजेंस और अन्य चीज़ों से जोड़ा था उसने, ठीक है। अब आप सोचो कि
मतलब ऐसे ही आप जोड़ के बनाओगे सवाल तो आप जो है सिलेबस के पॉइंट्स को तो 2-3 पॉइंट जो इंटीग्रेट करके वो दे रहा है, इस तरह से आप बनाओगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो आप खुद बना लोगे। और 100 क्वेश्चन अगर आपने खुद से बना के सॉल्व कर लिए, 150-250 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लिए, एक जीएस में 350 से 400 क्वेश्चन ला के जा रहे हो, आपके पास एक अलग लेवल की एनर्जी होगी, आप एक पास कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी और आप इतना सॉल्व करके जाओगे, आप एकदम धुआं करके आओगे पूरे पेपर में। ठीक है, तो ये काम करना है, ये एकदम बिल्कुल जेन्युइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, ये एकदम जेन्युइन काम है, आपको ये कर लेने हैं। तो पेपर नंबर 1 से लेकर 4 जीएस और जनरल हिंदी और एससे आराम से हो जाएंगे। इससे करना क्या है, इससे के जो पॉइंट्स दिए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको ही आप सॉल्व कर लोगे, उसी पे आप एक एक एस्से लिख लोगे, आपका एस्से का कोई कंटेंट की कमी रहेगी नहीं, आराम से एस्से लिखना आ जाएगा। हिंदी के लिए तो मैं आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, 7 सालों के प्रीवियस ईयर लगा लो, हो जाएगा हिंदी, इससे भी हो जाएगा। जीएस 1, 2, 3, 4 आराम से हो जाएंगे। 3 में क्या करना है कि वही बताया आपको कि 3, 2 में और 1 में कि आपको थोड़ा दायरा बढ़ाना है, जो ट्रेडिशन थे यूपीपीसीएस के उससे बढ़कर के यूपीएससी के सवालों को लगाने हैं। अभी 2025 का जो पेपर आएगा उसके हिसाब से आपको चलाना है यूपीएससी के, उसको आप सॉल्व करना। इसके साथ ही करंट अफेयर को लिंक करना सीखो, आप डायग्राम बनाना सीखो। ठीक है, केस स्टडी कुछ याद कर लो। एक चीज़ आपको ये करनी है कि जैसे मान लो कि एक टॉपिक है, जैसे आपको लिखे यहाँ पे लिखा गया कार्य संस्कृति, कार्य संस्कृति पर यूपीपीसीएस ने सवाल कई बार पूछ रखे थे। इस बार 2024 में पहला क्वेश्चन कार्य संस्कृति पे नोट लिखना था। तो कार्य संस्कृति पे आप चाहो तो एक डेफिनेशन, एक ऑथेंटिक डेफिनेशन, सिर्फ एक उसका नोट बना लो, यही आपको हर बार लिखना है। कहीं क्वेश्चन आए इस पर आप नोट, इसी को आप लिखो। इसे कुछ विशेषताएं 4-4, 5-5 पॉइंट। तो मतलब ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे ये आपके क्रिस्प और अच्छे नोट्स होंगे। मॉडल आंसर आपको 250-300 प्रैक्टिस कर लेनी है। क्या से प्रैक्टिस करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीसीएस का, बहुत सी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब आते हैं पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 को। पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 में सिलेबस के एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। सभी चीज़ों जैसे आपको मतलब इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ना है कि आपको सवाल कहीं से बने एकदम, और वो आपको जो है सॉल्व हो जाए। जैसे कि फूलों की खेती, अंगूरों की खेती, ये सब लोग नेगलेक्ट करके गए थे, जबकि ये सवाल बनने थे, ये सवाल जो है बनने थे। और ज्योग्राफी में जैसे उठाकर देखो, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण, वन्यजीव अभयारण्य, यूपी 5 और 6 वाले पेपर में तो यही भर रखा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको कि सिलेबस के एक एक पॉइंट को इग्नोर, किसी पॉइंट को इग्नोर नहीं करना, उसको अच्छे से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर में यूपीपीसीएस ने खुद पेपर करा रखे हैं, उसको लगाओ। और इस बार का जो पेपर है उसका नेचर अलग है पिछले बार पेपर से, तो उस नेचर अलग जो 12 नंबर के क्वेश्चंस हैं जिस प्रकार से बनाए गए हैं, जैसे बायोटेक के फूड कृषि से जोड़ा गया, ये वाले सवाल है ना। देखो रोजगार क्षमता बढ़ाने में पीपीपी की भूमिका क्या है, ठीक है, कैसे बना सकते हैं। जैसे कृषि उत्पादों में उत्पादन, वितरण और विपणन की समझ जो है, कैसे चुनौतियाँ क्या हैं, और विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास कैसे पढ़ाए उसे इसको एड्रेस कर सकता है, उसे निपट सकता है। तो 2.3 पॉइंट इंटीग्रेट कर रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। बायोटेक में देखो गरीब वर्ग से पूछा हुआ है जोड़ के, तो ऐसे क्वेश्चंस आप सिलेबस से भी बना सकते हो खुद से। ये चीज़ें कैसे डेवलप होंगी, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगा लो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, फिर जब दोबारा आप बैठो तो उसको क्या करोगे कि समय लगेगा, अपने से समझ लो। किसी टेस्ट कोचिंग वालों फिर मत पढ़ो भाई, वो बर्बाद कर देंगे, सीधे बता रहा हूँ मैं आपको, बर्बाद कर देंगे ये जो है मतलब। और हाँ, एक चीज़ आप ये करनी है कि यूपी के लिए करंट अफेयर, जैसे मैंने बहुत सारे पेपर 6 में तो बहुत सी चीज़ों को मैंने करंट से शुरुआत की थी। जैसे फूलों की खेती पूछा है, तो फूलों की खेती खबरों में रहा था उस वक्त, क्यों? अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि आयरलैंड के सहयोग से बाराबंकी में एक जो है एक्सीलेंसी सेंटर बनाया जा रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप देखो तो बायोटेक पे भी एक यहाँ पे खबरों में था, बायोटेक पार्क के लिए और तमाम चीज़ों के लिए इस पर सरकार प्रयास कर रही थी। कृषि के मिलियन फार्मर स्कूल आसान था। भौगोलिक प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य में भी कई सारी खबरें आई थी। ठीक है, इसी तरह से जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है, इसमें हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में फिर कितना लाख का MOU हुआ, इस पर से मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। बजट में तो खैर उसमें सब कुछ वो है ही। डिजिटल इंडिया मिशन में यूपी सरकार की भागीदारी, यहाँ भी एक करंट का था। विज्ञान प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए सरकार की क्या नीति है, करंट से आप इसको मतलब बहुत सी, अंगूर की खेती में भी आपका जो है आबकारी नीति पॉलिसी। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको क्या करेंगी, करंट डेटा से जब आप यूपी के अखबार पढ़ोगे डेली तो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, हिंदी के 2-4 पेज के अखबार कम से कम उठा के एक पढ़ लो, यूपी के सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। तो ऐसे में मेंस के लिए यही सारी चीज़ें करनी है। मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूँ, शॉर्ट में चीज़ बता रहा हूँ। शॉर्ट में यह है कि आपको पहले काम करना है, प्रीवियस ईयर सिलेबस को पढ़ना है, एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट पे आपका एक डेफिनेशन, एक
बस छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे इतने मोटे मोटे नोट्स बना लोगे ना, विश्वास मानो मेंस में आपको कुछ नहीं याद आएगा। मैं आपको यहाँ पे एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन, ये बात कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा, कोई जो इसके पास एक्सपीरियंस नहीं वो नहीं बता सकता कि आप क्या करना है। अगर मोटे नोट्स होंगे, एक टॉपिक पे सिंगल पेज, हाफ पेज के नोट्स हों, मैं तो कह रहा हूँ हाफ पेज, आधे पेज के नोट्स हों एक टॉपिक पे, वह पॉइंट, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं याद आता भाई। जो आप जितना छोटा नोट्स बनाओगे, इतना ज़्यादा सिलेबस है एक पेपर में, वहाँ रिवीजन करने का समय नहीं होता और उतना याद भी नहीं आपको आएगा। तो एक टॉपिक, जैसे आपको फूड प्रोसेसिंग है, उसका एक सिंगल डेफिनेशन लिख लिया। भूकंप है, सवाल पूछा था इस बार, सुनामी पूछा था, उसका एक ऑथेंटिक ज्योग्राफी के एक अच्छे खासे कोई प्रोफेसर को, मतलब जिसके द्वारा डेफिनेशन भूकंप और सुनामी की दी गई हो, या कोई विद्वान द्वारा, उसका एक डेफिनेशन ले लो, लिख लो बस। उसके बाद उसके प्रकार वगैरह तमाम चीज़ें, चुनौतियाँ वगैरह हैं, क्या है, किस प्रकार के एग्जाम्पल है, 2-4 को करंट का, उसको जोड़ के लिख लो। ये नोट्स आपके ही काम आएंगे और वही आपका लिख पाओगे उसको, ठीक है। जितना मोटा नोट्स बनेगा वो उतना आप कंटेंट आपको याद ही नहीं आएगा, सफलता से दूर होगे। तो छोटा सा नोट्स बना लेना है सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीसीएस यूपीएससी के सॉल्व कर लेने हैं। फिर पॉइंट, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है आपको कि सभी पॉइंट सिलेबस के जो होंगे उसको 2-3 टॉपिक से इंटीग्रेट करके एक क्वेश्चन बनाने हैं। वो काम आप नहीं कर पाओगे, मैं आपको टेलीग्राम पे मेंस का बिल्कुल अच्छे तरीके से कुछ टॉपिक से इंटीग्रेट करके कुछ क्वेश्चंस मैं डालूंगा, आप लिखने का प्रयास करना, बहुत सी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको इस पेपर को देखने के बाद आपको रियल चीज़ें जो होंगी वो पता चली होंगी। बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, इसके लिए आपको अभी से तैयार करना पड़ेगा। जिन लोगों ने मेंस की तैयारी कर रखी है वो तो ठीक है, जिन लोगों ने मेंस दिया है वो फिर अगली बार पेपर में बैठेंगे तो लड़ाई उनसे है। तो ऐसे में जो आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एक टॉपिक डेली अगर चाहो एक टॉपिक, या फिर चाहो तो एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही आप डेली सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई समय नहीं लगेगा, विद इन टाइम सॉल्व करने की कोशिश करना, जैसे 7 मिनट में लिखने की कोशिश करना, आधा घंटा आप मेंस के लिए दे सकते हो, कोई कमी नहीं। इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। जब पेपर पास आएगा एकदम, जैसे 60 दिन 30 दिन बचे रहेंगे, तब आप मेंस के टॉपिक मत छूना। लेकिन अभी थोड़ा बहुत चाहो तो जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।